नमस्कार। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स के पार्ट 14 में आज मैं आपको एक छोटी किंतु नई और महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूँ, जिसमें हमें वो वृत्त के बारे में पढ़ेंगे कि वृत्त क्या होता है, यानी सर्कल। इसमें क्या क्या मुख्य बातें होती है, वृत्त किसको कहते हैं, वृत्त से संबंधित बड़ी कक्षाओं में है वो आगे क्वेश्चन बनते हैं, प्रमेय बनती है। यदि हमें इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आगे सवाल करने में हमें कठिनाई होती है। तो यहाँ पर मैं वृत्त के बारे में प्रारंभिक जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये आपको एक दिखाई दे रहा है, ये इसको अपने साइकिल का पहिया या चूड़ी जैसी आकृति मान सकते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, प्रकार की सहायता से प्रकार में पेंसिल डाल करके और यहाँ पर प्रकार रख करके इस तरह से पेंसिल की सहायता से एक गोल घेरा बनाते हैं। तो ये जो हमारा गोल घेरा होता है इसको हम बोलते हैं वृत्त की परिधि। ये हमारी क्या है, वृत्त की परिधि, या इसको दूसरे शब्दों में अपने परिमाप भी बोल सकते हैं, परंतु वृत्त के लिए यहाँ परिधि शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर जो ये बिंदु होता है जहाँ पर हम प्रकार रखते हैं, यानी प्रकार का जो नुकीला सिरा रखते हैं, इसको अगर मैं ओ से कहूँ ओरिजिन, तो ये जो ओ है हमारा, ये वृत्त का क्या कहलाएगा, केंद्र। यानी ये वृत्त का सेंटर है। इससे इस जो परिधि की दूरी है वो क्या रहेगी, हमेशा समान रहेगी, क्योंकि हमने प्रकार एक बार खोला और खोल करके यहाँ रख करके और पेंसिल की सहायता से ये एक घेरा बना दिया। ये आपको सामने स्पष्ट क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इसकी जो इससे दूरी है वो क्या रहेगी, हमेशा समान रहेगी। अब अपने इस चित्र पे आते हैं। ये मान लिया हमारा पहला चित्र था। अब मैं दूसरे चित्र पर आता हूँ, तो इसके अंदर नई बात क्या दिखाई है मैंने कि ये तो हमारा केंद्र था वृत्त का और ये गोल घेरा हमने बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, केंद्र को परिधि से मिला देता हूँ, यानी ओ से ए तक मैं इसको मिला देता हूँ। तो जो ये ओ से ए तक की जो दूरी है वो क्या है, इसका भी एक नाम है, इसको हम कहेंगे त्रिज्या। यानी ओ ए ये क्या होगी, हमारी वृत्त की त्रिज्या, यानी हमने कितना प्रकार खोला था। तो यहाँ पर केंद्र, ये एक घेरा बनाया, ये परिधि, और अगर मैं केंद्र को परिधि से कहीं पर भी मिला देता हूँ तो ये जो ओ से ए तक है ये हमारी क्या होगी, त्रिज्या होगी। अब प्रश्न उठता है यहाँ पर कि वृत्त में कितनी सारी त्रिज्याएं हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखो, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मिला सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मिला सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यानी हम कितनी ही ओ से है वो परिधि तक रेखाएं या यूं कह लो रेखाखंड है वो खींच सकते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं ये, तो यहाँ पर ये बहुत सारे होते हैं। इनको हम क्या कहेंगे, असीमित या बहुत सारे या अनंत। ओ से अगर मैं परिधि को मिलाने लगता हूँ तो कितनी ही मिलाए जा सकते हैं, ये रेखाखंड है वो असीमित अनंत होते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या हुआ, क्या मिला यहाँ पर, कि वृत्त के अंदर है वो बहुत सारी त्रिज्याएं होती है। एक वृत्त के अंदर है वो त्रिज्याएं हैं वो गिनी नहीं जा सकती, वृत्त में बहुत सारी त्रिज्याएं होती है। अब अपने इसके बाद में नेक्स्ट चित्र पे चलते हैं, इसके ऊपर ध्यान देते हैं अपने 3 नंबर पे। ये तीसरा जो चित्र है, तो ये तो क्या था, ओ से मैंने यहाँ तक मिलाया ऊपर, इसमें ये थी त्रिज्या, और ये एक पूरा जो घेरा
ये बनाया मैंने पेंसिल की सहायता से। तो ये तो हमारी हो गई वृत्त की परिधि, ये केंद्र हो गया, और यहाँ ओ से ए तक हो गई ये वृत्त की त्रिज्या। और त्रिज्या का मैं आपको बता दूं कि ये संकेत आर होता है। त्रिज्या का संकेत क्या होता है? आर। इसको रेडियस बोलते हैं, अंग्रेजी में शब्द है रेडियस। तो रेडियस से पहला शब्द आर है, तो आर ले लिया गया है। अब तीसरे चित्र में अपने क्या करते हैं, यहाँ पर हमें एक नई चीज़ दिखाई दे रही है कि ये तो हमारी थी त्रिज्या ओ से ए तक। अब क्या है, ये डॉटेड लाइन से मैंने इस साइड में भी इसको मिलाया है। जैसे मान लिया ये बिंदु बी है हमारा, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ओ से ए ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और ओ से बी ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। क्योंकि वृत्त के अंदर है वो बहुत सी त्रिज्याएं होती है, अनंत त्रिज्याएं होती है। अब अगर मैं बी से ए तक की दूरी पर तय करूं मैं, तो ये हमारी क्या है, आर, वृत्त की त्रिज्या। और ये डॉटेड लाइन भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो इसको अपने समझने का प्रयास करें कि ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ऐसी त्रिज्याएं हैं कि दोनों त्रिज्याएं केंद्र में से होकर के गुजर रही है, यानी केंद्र से ही परिधि को मिला करके खींची गई है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है बी ए, ये हमारा जो बी से ए तक की दूरी है, इसका भी हमारा एक नया नाम होगा, और उसको हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे उसको, व्यास। व्यास का संकेत क्या होता है? इसका संकेत होता है डी, क्योंकि व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर का पहला शब्द डी है, तो व्यास का संकेत डी हो गया। अब व्यास क्या होगा, व्यास किसको कहेंगे कि बी से ओ और ओ से ए, ये जो दोनों दूरी है, ये मिलकर के क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। अगर मैं इसको व्यास के बराबर डी के बराबर ज्ञात करता हूँ, बी से ए तक को हमने पूरा डी माना है, तो बी से ओ तक चला मैं, और फिर ओ से ए तक चला। यानी व्यास कौन सा होगा कि अगर वो वृत्त के केंद्र में से होकर कर गुजरता है, तो वह क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। तो इसका मान क्या है, आर, और इसका मान क्या है, आर। तो डी बराबर क्या हो गया, एक आर और एक आर, ये क्या हो गया, 2r। तो यहाँ पर एक छोटा सा सूत्र है, वो उसकी रचना हमने कर ली, उसका निर्माण कर लिया। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि अगर मैं पहले व्यास बोलता हूँ, व्यास से शुरू करता हूँ, तो हम ये कहेंगे कि वृत्त का व्यास है वो त्रिज्या का दुगना होता है। और अगर इसी सूत्र को मैं इस तरह से कर दूँ, आर बराबर इस 2 को मैं इसके नीचे ले जाऊँ, तो यहाँ डी बटे 2, तब हम क्या कहेंगे, पहले त्रिज्या बोलेंगे, तब हम कहेंगे त्रिज्या व्यास की आधी होती है। यानी किसी भी संख्या को हम 2 से भाग देते हैं तो वह क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि ये जो त्रिज्या थी, इसको मैंने बी तक और बढ़ा दिया, ये भी त्रिज्या है। और ये एक ऐसी त्रिज्या है जो केंद्र में से, दोनों त्रिज्याएं केंद्र में से होकर के चलती है। यानी बी और ए है जो हमारा रेखाखंड है बी से ए तक, वो सेंटर में से यानी केंद्र में से होकर के जाता है। तो ओ से बी तक भी त्रिज्या है और ओ से ए तक भी त्रिज्या है। तो ये डबल त्रिज्या हो गई, और डबल त्रिज्या जब हो जाएगी तो वो दोनों मिलकर के और वो बन जाएगा हमारा व्यास। तो इसमें एक नया शब्द और आ गया है, व्यास। इसका संकेत डी होता है। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पर हमने सीखा केंद्र, केंद्र को परिधि से मिलाया तो वो रेखाखंड हो गया त्रिज्या। और अगर मैं त्रिज्या को दोनों साइड में मिला देता हूँ, यानी 180 डिग्री पर चलेगी ये बिल्कुल बीच में। अब यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को समझने के बाद में इसमें कुछ नई बातें और अपने को देखने को मिलेगी। अब अपने चलते हैं चित्र नंबर 4 पर। तो ये वृत्त का केंद्र है, ये पूरा एक गोल घेरा है हमारा।
अब मैंने यहाँ पर परिधि पर यहाँ पर दो बिंदुओं को मैंने मिलाया है पी क्यू, यानी मैंने पी और क्यू को यहाँ पर मिला दिया है। तो ये पी क्यू क्या होगा, इसका भी एक नया नाम है, इसको हम बोलेंगे जीवा। यानी पी से क्यू ये क्या है, जीवा है। यहाँ पर क्या है, ये छोटी छोटी बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें व्रत से संबंधित है। अगर बेसिक जानकारी नहीं होगी तो हम आगे के क्वेश्चन है वो हल कर नहीं पाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये केंद्र था, केंद्र को परिधि से मिलाया, त्रिज्या हो गई, ये हमारा क्या हो गया, व्यास हो गया। अब मैंने यहाँ पर इस चित्र के अंदर पी और क्यू को मिला दिया, तो ये हमारे पास हो गई जीवा। इसे वर्त की जीवा कहेंगे। अब वर्त के अंदर कितनी जीवाएं हो सकती है, यहाँ से यहाँ मिला दो, ये मिला दो, ये मिला दो, ये मिला दो, यानी हमें अगर मिलाते चलें तो जीवाएं भी वर्त के अंदर क्या होती है, अनंत होती है, अनेक होती है, असीमित होती है, गिनने योग्य नहीं होती है। जिस तरह से वर्त के अंदर त्रिज्याएं अनंत होती है, उसी तरह से जीवाएं भी अनंत होती है वर्त के अंदर। अब हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि मैंने वर्त की परिधि को दो बिंदुओं से मिलाया है, तो ये हुई हमारी वर्त की जीवा। अगर मैं यहाँ मिलाता हूँ तो ये जीवा और हो जाएगी। इस तरह से करते 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 अगर मैं यहाँ से इस तरह से मिलाता हूँ, यहाँ से ऐसे, तो क्या ये जीवा नहीं होगी? अगर मैं इसको मिलाता हूँ ऐसे डॉटेड को, तो ये वर्त की जीवा नहीं होगी। तो ये देखो यहाँ पर जो बी से ए तक था हमारा, ये हमने इसको क्या कहा था, व्यास कहा था। इसको नया नाम है वो व्यास दिया था कि दो त्रिज्याओं का योग व्यास होता है। अब यहाँ से ये जो है डॉटेड लाइन और इस लाइन में क्या कोई फर्क है? इसमें कोई फर्क नहीं है। तो अगर पी क्यू जीवा है तो ये बी ए भी क्या होगी, जीवा ही होगी। क्या होगी ये भी जीवा ही होगी। अगर मैं इसको एक नाम दे दूं, मान लिया एम एन दे देता हूं, तो ये एम एन क्या होगा, यहाँ पर ये भी व्यास होगा और इसे जीवा भी कह सकते हैं, कहेंगे, कह सकते नहीं, जीवा ही होगी ये। तो यहाँ पर जो केंद्र में से होकर के दो त्रिज्याओं का योग बनाती हुई कोई रेखाखंड या लाइन खींची जाती है, तो वो क्या कहलाती है, व्यास। और ये जो व्यास है ना, ये क्या करता है, वर्त के दो बराबर के भाग कर देता है। समान वर्तखंड की रचना ये व्यास ही करता है। तो जब पी क्यू जीवा है और एम एन भी जीवा है, तो यहाँ पर एक नया प्रश्न बन गया कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी हो गई, व्यास होती है। यहाँ पर हमें एक नया नाम, नई परिभाषा और मिल गई कि जो वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या होती है, व्यास। व्यास से बड़ी जीवा वर्त के अंदर नहीं हो सकती। व्रत में सिर्फ जीवा जो सबसे बड़ी होगी वो व्यास कहलाएगी, और व्यास वर्त को बिल्कुल दो बराबर भागों में बांट देता है। तो अब तक हमने क्या सीखा, ये व्रत का केंद्र, ये हमें चौथी पांचवी छठी में है वो व्रत बनाना सीख जाते हैं कि प्रकार में पेंसिल डाली और व्रत की रचना कर देते हैं, 2.5 सेमी का खोल करके, 3 सेमी का खोल करके। तो इनके सिर्फ रचना करने से हमारा काम नहीं चलने वाला है, वर्त के अंदर बहुत सारी बातें होती है वो भी सीखनी है। तो यहाँ पर केंद्र था, ये जो गोल घेरा है वर्त का, एक पूरा गोल घेरा, ये वर्त की परिधि हो गई। और यहाँ पर क्या है, केंद्र को मैं अगर एक परिधि के एक जगह से मिलाता हूँ तो त्रिज्या हो गई। अगर ये त्रिज्या इस तरह से बिल्कुल सरल कोण के ऊपर 180 डिग्री पे चलती है ये, तो त्रिज्या में त्रिज्या जोड़ूँ तो ये डबल व्यास हो जाएगा। यहाँ पर हमने सीखा कि ये जीवा है और सबसे बड़ी जीवा, यहाँ आते आते सबसे बड़ी, इसके बाद में फिर जीवा छोटी होनी शुरू हो जाएगी।
वर्त में अनंत जीवाएं होती है, तो जो सबसे बड़ी जीवा हो गई वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। इसके बाद में थोड़ा व्रत के बारे में और अध्ययन कर लेते हैं कि व्रत के अंदर और क्या क्या होता है। अब इसके अंदर भी क्या है, हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि अभ्यंतर क्या होता है और बाहरी भाग क्या होता है। इसमें दो नए शब्द हैं। एक शब्द तो है अभ्यंतर, है आधा भय अभ्यंतर, और दूसरा है बहिर्भाग। देखो, जिस तरह से हम हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में शब्दार्थ याद करते हैं, उसी तरह गणित के अंदर भी ज़्यादा नहीं है, ये भी शब्दार्थ है एक। अब हमें इन शब्दार्थों का अर्थ है वो चित्र के द्वारा या गणित में इनका उपयोग कैसे होते हैं, किन को कहते हैं, ये भी हमें समझने वाली बात है, समझना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, ये जो व्यास है क्या हो गया, ये सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अब इसमें दो नए शब्द आ गए हमारे, एक तो अभ्यंतर और एक बहिर्भाग। इसमें आप थोड़ा सा अपने अंदाज़ा लगाए ना, तो बहिर्भाग का मतलब क्या होता है? बाहर वाला भाग। और अभ्यंतर थोड़ा सा कठिन है। एक इसमें और होता है परिसीमा पर, एक और शब्द है एक परिसीमा पर। अब यहां पर क्या है, बहिर्भाग, बाहर भाग में तो ये बिंदु है ना, जो ये वर्त है एक बनाया हुआ, तो ये बिंदु मान लिया M है, ये N है, ये P है। ये बिंदु क्या है? वर्त के बाहर पड़े हैं, बहिर्भाग में है। अब यहां पर इसको देखिए, सीमा शब्द है, सीमा पर। तो सीमा शब्द परिसीमा क्या होती है? ये जो बिंदु पड़े हैं हमारे, जैसे मान लिया ये X है, ये Y है और ये Z है, ये तीनों बिंदु है। ये बिल्कुल वर्त के जो घेरा है हमारा वर्त का, उसके ऊपर है। अब तीसरा कौन बच गया? अभ्यंतर। तो अभ्यंतर का मतलब ये जो बिंदु है, इसको S मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए। यहाँ कोई रटने वाली बात नहीं है, जो बिंदु है उसका कोई न कोई नाम होता है। तो यहाँ पर S O Q ये अभ्यंतर में है, X Y Z परिसीमा पर है, और M N P ये क्या है? बहिर्भाग में है। यानी ये जो हमारा वर्त है, इसमें ये तीन बिंदु जो अंदर हैं, और भी बिंदु हो सकते हैं, कहीं पर भी आप बिंदु ले लो। जैसे ये है, इसका कोई नाम दे दो, L दे दो, कोई भी नाम दे सकते हो। कितने ही बिंदु, इसमें अनंत बिंदु है, परिसीमा पर भी अनंत बिंदु होते हैं। ये जो वर्त का एक गोल घेरा बनता है, इसके अंदर अनंत बिंदु है, बिंदुओं से मिलकर के ये बना है। तो ये परिसीमा पर, और ये बहिर्भाग में, और ये अभ्यंतर में। तो हमें इन तीनों शब्दों का भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये भी बार बार है वो हमारे गणित के अंदर उपयोग में होते हैं। भी किसी भी आकृति का अभ्यंतर भाग कौन सा होता है? अंदर वाला, यानी इसका जो क्षेत्रफल है ना, वो अभ्यंतर है। और परिसीमा कौन सी है? जो इसका परिमाप है या परिधि है, वो क्या होती है? परिसीमा कहलाती है। और बहिर्भाग स्पष्ट है कि जो इस आकृति के न तो अंदर हो, न इसके बिल्कुल ऊपर हो, और जो बाहर दूर पड़े हैं, वो क्या होते हैं? बहिर्भाग में बिंदु कहलाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपने ये लेते हैं आकृति, ये 5 नंबर हो गई थी। अब छठी आकृति पर आते हैं अपने। अब ये आकृति क्या कहती है, इसको भी अपने समझने का प्रयास करेंगे। ये जैसे मान लिया O था, इसको मैं A बिंदु ले लेता हूँ और इसको B ले लेता हूँ। अब यहाँ पर अपने देखने पर क्या है कि ये तो वो गोल घेरा था ही, जो पहले हम शुरुआत लेके चले। यहाँ पर प्रकार रखा था, मूल बिंदु या O कह दो इसको, केंद्र है ये वर्त का। अब यहाँ पर O से A और O से B मिला दिया है मैंने, तो ये भी हमारी जानी पहचानी है। O से A हमने मिलाया था, सबसे दूसरे चित्र में ही हमने पढ़ा था कि अगर मैं केंद्र को परिधि से मिला दूं तो वो क्या कहलाती है? त्रिज्या। और वर्त में
अनेक त्रिज्याएं होती है, अनंत त्रिज्याएं होती है, तो ये ओ से बी भी क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। अब जो हमारा ये ओ ए बी क्षेत्र है, जिसको काला करके दिखाया गया है, पेंसिल से रंग दिया है, इसका भी एक नया नाम है। तो ये जो ओ ए बी है, इसका एक फिर यहाँ नया नाम हम रखेंगे। तो ये है त्रिज्या और ये भी है त्रिज्या। तो ये क्या होगी, दो त्रिज्याएं इसको घेर करके खड़ी है। ठीक है, ये दोनों त्रिज्याओं ने इस काले वाले को है वो घेर लिया है, यहाँ पर इसको बंद कर दिया है। तो इसका नाम क्या होगा, त्रिज्य खंड। इसको कहेंगे हम त्रिज्य खंड, यानी ओ ए बी ये क्या है, त्रिज्य खंड है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि जी ये जब त्रिज्य खंड है तो क्या इन दोनों को इन त्रिज्याओं ने नहीं घेर कर रखा हुआ है? बिल्कुल, ये जो शेष बचा है ना, ये भी त्रिज्य खंडी है। जो सफेद वाला बचा है ना, ये भी एक त्रिज्य खंडी है। तो दो त्रिज्याएं वर्त को है ना, वो अलग अलग त्रिज्या, दो प्रकार के त्रिज्या खंड में बांट सकती है। जैसे यहां पर भी ये दो त्रिज्याएं थी, ये भी त्रिज्या थी, ये भी त्रिज्या थी। इन दोनों ने मिलकर के क्या किया, वृत्त के दो भाग कर दिए समान, यानी मिलकर के ये व्यास बन गई। और यहां पर इन्होंने क्या किया कि ये एक दो ये काले वाला है और बाकी जो सफेद बच गया है, तो इसके भी दो भाग हो गए। इसको कह देंगे छोटा त्रिज्य खंड और इसको कहेंगे बड़ा त्रिज्य खंड। और गणित की भाषा में इसको कहते हैं लघु। और ये जो बाकी बच गया ये लघु तो हो गया ब्लैक वाला, और जो व्हाइट है उसको कहेंगे दीर्घ। ये जो सफेद वाला है यानी व्हाइट है, जो ब्लैक है काले वाला है, ये तो लघु हो गया त्रिज्य खंड, और जो सफेद बचा है वो क्या हो गया, दीर्घ, यानी व्हाइट वाला दीर्घ त्रिज्य खंड, और ये हो गया लघु त्रिज्य खंड। अब इसके अंदर देखो, हमने इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, वो जानकारी है वो प्राप्त कर रहे हैं। ये चीज़ें हमें बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों की हमें जानकारी नहीं है, हमारे गणित के अंदर सबसे मुख्य कारण भी यही है कि गणित को हम समझने का प्रयास करें। अगर गणित एक बार समझ में आ गया तो रटने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। अगर गणित को हम समझते हैं, अगर हमें गणित का बेस क्लियर हो गया ना, फिर गणित के अंदर कुछ भी नहीं है। हमने वैसे ही हवा बना रखा है कि हमें गणित नहीं आता, हमें गणित नहीं आता। अब इसके बाद में अगले चित्र पर चलते हैं अपने। ये 7वां चित्र है। यहाँ पर क्या है, ये केंद्र है, ये गोल घेरा है, ये ए मान लो बिंदु, ये बी मान लो, और यहाँ पर ये सी मान लो। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, क्या ये तीनों बराबर हैं? क्या आपको लगता है ये तीनों बराबर है? ओ से ए, ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं केंद्र को परिधि से मिलाता हूं तो वो त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पर केंद्र को परिधि से मिलाया गया है, यहाँ पर भी केंद्र को परिधि से मिलाया गया है, और यहाँ पर भी केंद्र को परिधि से मिलाया गया है। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों क्या है, आपस में समान है। यानी जितनी ओ ए है उतनी ही ओ बी है और उतनी ही ओ सी है। ये तीनों वर्त की त्रिज्याएं हैं और तीनों वर्त की त्रिज्याएं समान होती है, और वर्त में अनंत त्रिज्याएं होती है, और भी बहुत सारी त्रिज्याएं हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ये समान क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जब प्रकार रख करके और पेंसिल से मैं ये गोल घेरा बनाता हूँ एक पूरा, तो क्या इसकी दूरी बदलती है? प्रकार तो उतना ही खुला रखा है ना मैंने। अगर मैं प्रकार को कम ज़्यादा कर लूँगा तो ये इस तरह का घेरा हमें दिखाई नहीं देगा, वो क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, फिर बड़ा, फिर टेढ़ा, फिर बड़ा। तो ये सारी क्या है, वर्त की त्रिज्याएं हैं, और वर्त के अंदर जो सभी त्रिज्याएं होती है वो क्या होती है, समान होती है। अब इस चित्र पे आते हैं अपने। इसके अंदर क्या है ये तो पता है आपको, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि जैसे ये कोई मैं ई डी ले लेता हूं, और
अब यहाँ पर ये क्या था, दो त्रिज्याएं थी, तो त्रिज्याएं क्या बना रही है, त्रिज्य खंड, लघु और दीर्घ, छोटा त्रिज्य खंड और बड़ा त्रिज्य खंड। तो ये जो ईडी है ये वृत्त के दो भाग कर रहा है। इनको क्या कहेंगे हम, इनका भी एक नाम है। अब ईडी से घिरा हुआ, अगर मैं इसको छायांकित कर देता हूं, जैसे मान लिया इसको अपने इसको छायांकित कर देते हैं, मान लिया आप इसको छायांकित मानिए, तो ये जो छायांकित भाग है ईडी द्वारा घिरा हुआ, ईडी द्वारा घिरा हुआ छायांकित भाग, ये क्या है, ये वृत्तखंड है। ये क्या है, वृत्तखंड है। ये वृत्तखंड क्यों है कि ईडी ने इस वृत्त को दो भागों में बांट दिया। तो ये जो छायांकित है या काला है, ये अगर वृत्तखंड है तो व्हाइट वाला भी क्या है, सफेद वाला भी क्या है, ये वृत्तखंड है। तो यहाँ में क्या पता चला कि जो ईडी जीवा है ये वृत्त को दो खंडों में बांट देती है। ये दीर्घ लघु छोटा हो गया और ये दीर्घ हो गया। तो ये जो ब्लैक है, काला है, छायांकित है, ये हो गया लघु वृत्तखंड और ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। और जैसा हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर हम व्यास से, ये व्यास है, ये भी क्या होती है, वृत्त की एक जीवा ही होती है। तो जो वृत्त का व्यास है वो क्या करता है, वृत्त को दो समान या दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसके अंदर हमें क्या है, वृत्त के अंदर और भी बहुत सी बातें होती है, परंतु ये छोटी छोटी बेसिक और बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्दावली है। ये अगर हमें वृत्त के अंदर पता नहीं होगा कि उसका केंद्र क्या है, जीवा क्या है, त्रिज्या क्या है, दो त्रिज्याएं घेर करके क्या बनाती है, नाम इसका दो त्रिज्याएं घेरती है तो त्रिज्या खंड बनाएगी। ये जो है जीवा है वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है। वृत्त के अंदर वाला होता है उसको अभ्यंतर, ये परिसीमा पर, और बाकी ये जो बिंदु है वो बहिर्भाग में होते हैं, यानी बाहर वाले भाग में। तो छोटी छोटी जो भी बातें हैं वो हमें इसके बारे में वृत्त के अंदर है वो जानकारी उनकी रखनी है हमें। अगर हमारी ये बेसिक जानकारी हमें नहीं होगी तो आगे में प्रश्न करने में बहुत ही कठिनाई होगी। तो इनके भी आप है वो घर पर है वो भिन्न भिन्न प्रकार के वृत्तों की रचनाएं करके, इनके चित्र बना करके, और इनको एक बार वीडियो में देख करके और फिर अपने अभ्यास हेतु अगर ये थोड़ा सा नोट कर लें कि जो चीज़ें बताई थी, जो शब्द हमें यहाँ पर नए बताए गए हैं, उनकी जानकारी हमें पूर्णतया रखें और चित्र से जोड़ करके, चित्र से इनका संबंध बना करके एक दो बार हम अगर गहराई से इनका अध्ययन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो फिर है वो हम इनको कभी नहीं भूलेंगे। और ये जो जानकारियाँ हैं ये हमारे अच्छी तरह से याद हो जाएगी। आगे जा कर के हमें बड़ी कक्षाओं में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ये आगे जा कर के जो छोटे छोटे चित्र है ना ये गौण हो जाते हैं और आगे इनके ऊपर प्रश्न आने लग जाते हैं। आगे और भी है इनके बारे में, वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचना, वृत्त की जो त्रिज्या है वो जीवा पर क्या होती है, लंब होती है, कैसे होती है, लंब कैसे डाला जाता है, इसके अंदर भी कोण बनते हैं, केंद्र पर अंतरित कोण, परिधि पर अंतरित कोण। तो इसमें आगे जाकर के बहुत सी विस्तार पूर्वक जानकारियां हैं वो भी हमें आगे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ मेरा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स
का मैंने जो वीडियो बनाई है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, उनके ऊपर मैंने कोई नाम नहीं दिया है। नाम मैंने इसलिए नहीं दिया कि बच्चों में उत्सुकता बनी रहे कि आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं उसमें हमें कौन सी नई चीज़ देखने को मिलेगी, ताकि हमें ये पता नहीं चले कि वीडियो के अंदर क्या है और वीडियो के अंदर हम क्या सुनेंगे आज। तो अलग अलग जो छोटी छोटी बातें हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, उनके बारे में हमें वो जानकारी वीडियो के द्वारा है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो आज हमने यहाँ पर इसमें क्या सीखा, मुख्य बात हमने ये सीखी कि त्रिज्या है वो क्या होती है, व्यास की आधी होती है। यानी शॉर्ट रूप में इसको अपने लिख सकते हैं R बराबर D/2। अगर मैं पहले शब्द त्रिज्या इस्तेमाल करता हूँ तब हम इसको कहेंगे त्रिज्या व्यास की आधी होती है। और अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, पहले व्यास लिखता हूँ, तब क्या करेंगे, ये समीकरण का रूल है, इसको अगर मैं तिरछा गुणा करूँ तो व्यास एकम व्यास और त्रिज्या का दुगुना, तो 2 गुणा त्रिज्या, या इसको अपने गणित की भाषा में D बराबर 2R या 2 गुणा R, जिसके बीच में कोई निशान नहीं होता वो गुणा का ही माना जाता है। तो अगर मैं पहले व्यास पढ़ता हूँ तब हम कहेंगे कि व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। और पहले अगर हम त्रिज्या से शुरुआत करें तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे। गणितीय संकेत क्या है, क्या क्या, अंग्रेजी में भी आपको स्पेलिंग याद हो जाएगी। D डायमीटर कहते हैं, अंग्रेजी में व्यास को डायमीटर कहते हैं, और त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं। इसके सूत्र भी आगे समझाएंगे कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, व्यास का सूत्र क्या होता है। और मुख्य जानकारी एक और मैं दे दूं आपको कि ये जो गोल घेरा है ना, ये परिमाप, ये वृत्त के लिए, इसको वृत्त के लिए परिधि कहते हैं। और जो इसने घेर रखा है वो सारा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल जो घेरा हुआ है। तो इसी के साथ है वो आज का ये टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।